नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों से गुजरने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि इंसानी जज्बे, हिम्मत और कभी हार न मानने वाली भावना का एक जीता जागता सबूत है। इस किताब का नाम है हॉट गियोंग टैम हॉर्न, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मा के बीज। और आज हम इसके 9वें भाग पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है चुनौतियों को पार करना। यह किताब स्टीफन आर कोवे द्वारा चुनी गई कुछ बेहद ही प्रेरणादायक सच्ची कहानियों का एक अनूठा संग्रह है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यही वह वक्त होता है जो यह तय करता है कि हम असल में अंदर से कितने मजबूत हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे ही साधारण लोगों की असाधारण कहानियों के सफर पर ले चलूंगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक और मुश्किल चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अपने संघर्ष से पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह हमें सिखाती है कि कैसे हमारा नजरिया और हमारा सम्मान किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कहानी है किनीवाटा नाम के एक प्रशांत महासागरीय द्वीप की, जहां एक बहुत ही अनोखी प्रथा थी। वहां जब कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता था तो उसे लड़की के पिता को कुछ गायें दहेज या सम्मान के रूप में देनी होती थीं। एक साधारण सी लड़की के लिए आम तौर पर 2 या 3 गायें दी जाती थीं, और बहुत ही खूबसूरत और गुणी लड़की के लिए कोई 4 या 5 गायें दे देता था। लेकिन एक दिन जॉनी लिंगो नाम का एक बेहद समझदार और होनहार नौजवान उस द्वीप पर आया। उसने सरिता नाम की एक लड़की से शादी करने का फैसला किया। द्वीप के लोग सरिता को बहुत ही साधारण, दुबली-पतली और डरीसमी सी लड़की मानते थे, जो हमेशा अपना सिर झुकाकर चलती थी। उसके खुद के पिता को लगता था कि शायद ही कोई उससे शादी करेगा। लेकिन जब जॉनी लिंगो ने सरिता के पिता को शादी का प्रस्ताव दिया तो उसने 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 8 गायें देने की पेशकश की। यह सुनकर पूरे द्वीप के लोग हैरान रह गए और जॉनी का मजाक उड़ाने लगे कि उसने एक साधारण सी लड़की के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई। लेकिन दोस्तों, जब कहानी सुनाने वाला लेखक कुछ समय बाद जॉनी लिंगो के घर गया तो वह यह देखकर दंग रह गया कि सरिता अब वह डरीसमी लड़की नहीं रही थी। वह एक बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी और गर्व से भरी हुई महिला में बदल चुकी थी। जब लेखक ने जॉनी से इसका कारण पूछा तो जॉनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हमेशा से सरिता से प्यार करता था, लेकिन मैं चाहता था कि वह खुद को किसी से कम न समझे। मैं नहीं चाहता था कि जब द्वीप की महिलाएं आपस में बात करें कि उनके पतियों ने उनके लिए कितनी गायें दी तो सरिता को नीचा देखना पड़े। मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि वह मेरे लिए 8 गायों से भी कहीं बढ़कर है। वह दुनिया की सबसे मूल्यवान महिला है। दोस्तों, जॉनी के उस सम्मान और प्रेम ने सरिता के अंदर के उस आत्मविश्वास को जगा दिया जो कहीं सो गया था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम किसी को सच्चा सम्मान देते हैं तो वह इंसान अपनी उन क्षमताओं को पहचान लेता है जिनके बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता।
अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसने मौत को सामने खड़ा देखकर भी जिंदगी जीना नहीं छोड़ा। यह कहानी है जॉन बेकर की, जो एक बहुत ही होनहार और तेज तर्रार धावक थे। उनकी आंखों में 1972 के ओलंपिक खेलों में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने का एक बड़ा सपना था। वे दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे और एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आया। 1969 में, जब वे सिर्फ 24 साल के थे, उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। जॉन के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उनका ओलंपिक का सपना, उनका करियर, सब कुछ एक पल में टूटकर बिखर गया। एक दिन हताशा और निराशा में डूबकर जॉन पहाड़ियों की तरफ अपनी कार लेकर निकल गए। वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। लेकिन तभी उनके दिमाग में एस्पेन एलिमेंट्री स्कूल के उन छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आया जिन्हें वे कोच करते थे और हमेशा सिखाते थे कि चाहे जो हो जाए, कभी हार मत मानना। जॉन ने सोचा कि अगर वह आज खुदकुशी कर लेंगे तो उन बच्चों पर क्या बीतेगी। उन्होंने उसी पल फैसला किया कि चाहे उनके पास कितने भी दिन बचे हों, वे अपनी आखिरी सांस तक उन बच्चों के लिए जिएंगे। जॉन वापस लौटे और उन्होंने अपना सारा वक्त और अपनी बची खुची सारी ऊर्जा उन बच्चों को ट्रेनिंग देने में लगा दी। उन्होंने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए भी खेलकूद की व्यवस्था की। जॉन का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कैंसर उनके गले और दिमाग तक फैल चुका था। लेकिन उन्होंने दर्द कम करने वाली दवाइयां लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दवाइयों के नशे में उनका दिमाग सुस्त पड़े और वे बच्चों को समय न दे पाएं। उन्होंने ड्यूक सिटी डैशर्स नाम की एक लड़कियों की ट्रैक टीम को भी कोचिंग दी और उन्हें राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक पहुंचाया। जॉन बेकर ने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए 18 महीने और निकाल दिए और अंततः 1970 में दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन मरने से पहले वे उन सैकड़ों बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। बाद में उस स्कूल का नाम बदलकर जॉन बेकर एलिमेंट्री स्कूल रख दिया गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी की अहमियत इस बात से नहीं होती कि वह कितनी लंबी है, बल्कि इस बात से होती है कि हमने उसे कितने मकसद और कितनी जिंदादिली के साथ जिया है। क्या हम अपनी तकलीफों का रोना रोते रहते हैं, या फिर जॉन बेकर की तरह अपने बचे हुए वक्त को किसी और की जिंदगी रोशन करने में लगा देते हैं। इसी सेवा और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और अद्भुत महिला की कहानी सुनाता हूं, जिन्हें लोग प्यार से मैक्सिको की मदर टेरेसा कहते हैं। इनका असली नाम मैरी क्लार्क था, जो बेवर्ली हिल्स जैसे दुनिया के सबसे अमीर और आलीशान इलाके में पली बढ़ी थीं। उनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। मैरी की शादी हुई, उनके 7 बच्चे हुए, लेकिन 25 साल बाद उनकी शादी टूट गई। इस तलाक ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने इस दुख को अपनी ताकत बनाया। जब वे एक दिन मैक्सिको के टिजुआना इलाके में स्थित ला मेसा जेल में गईं, तो वहां के कैदियों की दर्दनाक और अमानवीय हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। 600 लोगों की क्षमता वाली उस जेल में 2500 से ज्यादा कैदी जानवरों की तरह ठूंसे गए थे। मैरी क्लार्क ने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक नन बनने का फैसला किया और अपना नाम सिस्टर एंटोनिया रख लिया। उन्होंने उसी खूंखार जेल के अंदर एक 10 बाय 10 की छोटी सी कोठरी में रहना शुरू कर दिया,
जहां न गर्म पानी था और न ही कोई सुरक्षा। उनके चारों तरफ हत्यारे, चोर और नशेड़ी रहते थे। लेकिन सिस्टर एंटोनिया ने उन सभी को अपने बेटे के रूप में अपनाया। वे उनके लिए दवाइयां लातीं, चश्मे का इंतजाम करतीं। जो आत्महत्या करना चाहते थे उन्हें समझाती और यहाँ तक कि मरने वाले कैदियों के शवों को नहलाकर उन्हें अंतिम विदाई भी देती थीं। एक बार जब जेल में भयंकर दंगा भड़क उठा और पुलिस और कैदियों के बीच गोलियां चलने लगीं, तब यह 63 साल की छोटी सी महिला बिना किसी डर के गोलियों की बौछार के बीच जाकर खड़ी हो गई और दोनों तरफ से शांति की अपील की। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके सम्मान में दोनों तरफ से गोलियां चलना बंद हो गईं। सिस्टर एंटोनिया का मानना था कि वे अपराध से नफरत करती हैं, अपराधियों से नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम और करुणा है तो आप दुनिया की सबसे खूंखार जगह को भी इंसानियत के मंदिर में बदल सकते हैं। दोस्तों, जब हम युद्ध और तबाही की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ हथियार ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको 1992 के साराजेवो की एक सच्ची घटना बताता हूं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। बोस्निया के युद्ध के दौरान साराजेवो शहर पर लगातार बमबारी हो रही थी। लोग भूखे प्यासे थे। एक दिन सुबह 4 बजे कुछ लोग एक बेकरी के बाहर ब्रेड लेने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी अचानक वहां एक मोर्टार बम आ गिरा और पल भर में 22 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। चारों तरफ खून, मांस के चीथड़े और चीख पुकार मची थी। इस खौफनाक मंजर को पास ही रहने वाले 35 साल के एक संगीतकार वेड्रान स्माइलोविच ने अपनी खिड़की से देखा। वह साराजेवो के ओपेरा हाउस में सेलो बजाते थे। उस तबाही को देखकर उनका दिल रो पड़ा। वे हथियारों से लड़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने तरीके से इस क्रूरता का विरोध करेंगे। अगले दिन वेड्रान ने अपने सबसे अच्छे और औपचारिक कपड़े पहने, अपनी कुर्सी और अपना सेलो उठाया और ठीक उसी जगह जाकर बैठ गए जहां बम गिरा था। और फिर उन्होंने उस खंडहर और मलबे के बीच सेलो की सबसे दर्दनाक और खूबसूरत धुन अडाजियो इन जी माइनर बजानी शुरू कर दी। आसमान से बम गिर रहे थे, स्नाइपर गोलियां चला रहे थे, लेकिन वेड्रान बिना डरे लगातार 22 दिनों तक ठीक उसी समय वहां आते और उन 22 मरे हुए लोगों की याद में संगीत बजाते। वेड्रान का यह कदम कोई पागलपन नहीं था, बल्कि यह इंसानियत की गरिमा को बचाने की एक शानदार कोशिश थी। उनका वह संगीत लोगों के दिलों में यह उम्मीद जगा रहा था कि नफरत के इस शोर में भी प्यार और कला की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बाद में जब मशहूर सेलो वादक योयो मा ने उनके सम्मान में एक संगीत समारोह में वह धुन बजाई और वेड्रान स्माइलोविच को मंच पर बुलाया तो पूरा हॉल आंसुओं में डूब गया था। एक छोटा सा तारा भी घने अंधेरे आसमान में चमक सकता है, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी की तरफ ले चलता हूं जो हमें बताती है कि हमारी एक छोटी सी मदद किसी की कई पीढ़ियों का भविष्य कैसे संवार सकती है। यह कहानी है साइमन अलेक्जेंडर हेली की, जो टेनेसी के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता एक गरीब किसान थे जो कभी गुलाम हुआ करते थे। साइमन की मां चाहती थीं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने। साइमन ने जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वे सुबह 4 बजे उठकर गोरे लोगों के घरों में आग जलाने का काम करते और फिर स्कूल जाते।
उनकी गरीबी का स्कूल में बहुत मजाक उड़ाया जाता था। जब वे दूसरे साल में थे तो पैसों की कमी के कारण वे एक किताब नहीं खरीद पाए और फेल हो गए। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है और उन्हें वापस लौटकर खेतों में ही मजदूरी करनी पड़ेगी। तभी उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में पुलमैन कंपनी की एक ट्रेन में वेटर का काम मिल गया। एक रात करीब 2 बजे एक अमीर गोरे जोड़े ने उन्हें गर्म दूध लाने के लिए बुलाया। साइमन ने बहुत ही अदब और शालीनता के साथ उन्हें दूध परोसा। उस आदमी ने साइमन से बातचीत की और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। सुबह जब ट्रेन रुकी तो उस आदमी ने साइमन को $5 की टिप दी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। साइमन ने उन पैसों को बचाया ताकि अगले साल की पढ़ाई कर सके। लेकिन जब वह वापस कॉलेज गया तो प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर बताया कि उस रात ट्रेन में जिस आदमी को उसने दूध पिलाया था वह एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी का रिटायर्ड डायरेक्टर था और उसने साइमन की पूरी पढ़ाई, रहने और किताबों का सारा खर्च उठा लिया है। दोस्तों, उस एक अजनबी की दरियादिली ने साइमन की जिंदगी बदल दी। साइमन ने टॉप किया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और एक बहुत बड़े प्रोफेसर बने। और क्या आप जानते हैं कि साइमन का बेटा कौन था? उनका बेटा था एलेक्स हेली, जो दुनिया के सबसे मशहूर लेखकों में से एक बने और जिन्होंने रूट्स और ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स जैसी महान किताबें लिखीं। एलेक्स हेली हमेशा कहते थे कि अगर उस रात उस ट्रेन में वह अजनबी उनके पिता की मदद न करता तो शायद आज उनका पूरा परिवार खेतों में ही मजदूरी कर रहा होता। यह कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है कि हम जो भी अच्छे काम करते हैं वह कभी बेकार नहीं जाता। हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन हम दूसरों के साथ जो प्यार और दया बांटते हैं वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अब इसी निस्वार्थ प्रेम की एक और मिसाल मैं आपको एंटोनियो सी नाम के एक नौजवान की कहानी के जरिए सुनाता हूं। एंटोनियो सिर्फ 23 साल का था और हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकला था। उसकी आंखों में एक शानदार करियर, एक अच्छी नौकरी और एक आरामदायक जिंदगी के सपने थे। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी मां को एड्स है। कुछ ही समय बाद उसकी मां का निधन हो गया। एंटोनियो के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके 4 छोटे भाई बहन थे, 15 साल की श्रोंडा, 13 साल की केरा और 14 साल के जुड़वा भाई टोरियन और कोरियन। कोई भी रिश्तेदार उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था और सरकार उन्हें अनाथालय भेजने वाली थी। एंटोनियो के पास 2 रास्ते थे, या तो वह अपनी जिंदगी और अपने सपनों को चुने या फिर अपने भाई बहनों को। और इस 23 साल के लड़के ने अपने भाई बहनों को चुना। उसने जज के सामने उन बच्चों की कस्टडी मांगी। जज भी हैरान था कि इतनी कम उम्र में यह लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। लेकिन एंटोनियो ने हार नहीं मानी। उसने अपने भाई बहनों को एक साथ रखा। वह उनके लिए एक सख्त पिता और एक प्यार करने वाली मां दोनों बन गया। उसने घर में नियम बनाए, उनसे घर के काम करवाए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया और खुद कई नौकरियां करके उनके लिए पैसे कमाए। उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके सारे सपने पीछे छूट गए। लेकिन उसने अपने परिवार को बिखरने नहीं दिया। धीरे धीरे बच्चों के ग्रेड सुधरने लगे। वे खेलों में हिस्सा लेने लगे। एक दिन जब उसकी बहन जेनिफर ने एक समर कैंप में अपने डर और अपनी झिझक के बोर्ड को मुक्का मारकर तोड़ा, तो उसने खुलेआम स्वीकार किया कि उसे अपने भाई पर कितना गर्व है।
एंटोनियो की यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार वह नहीं जो हम सिर्फ तब करते हैं जब सब कुछ आसान हो, बल्कि सच्चा प्यार वह है जो हम तब करते हैं जब हमें सबसे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। प्यार कोई भावना नहीं, बल्कि एक चुनाव है, एक जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब हम जिम्मेदारियों और कुर्बानियों की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है लूबा गरकैक की, जो हॉलैंड की रहने वाली एक यहूदी महिला थीं। नाजियों ने उन्हें और उनके परिवार को पकड़कर कुख्यात ऑशविट्स कैंप में डाल दिया था। लूबा की आंखों के सामने उनके 3 साल के मासूम बेटे आइजैक को नाजियों ने छीन लिया और गैस चेंबर में भेज दिया। उसी कैंप में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। लूबा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और वह मर जाना चाहती थीं। लेकिन फिर उन्हें बर्गेन-बेल्सन नाम के एक और खौफनाक कैंप में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां एक रात उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। जब वह बाहर गईं, तो उन्होंने देखा कि कड़ाके की ठंड में 54 छोटे छोटे डच यहूदी बच्चे भूख से तड़प रहे थे और कांप रहे थे। उनके माता पिता को नाजियों ने मार दिया था और इन बच्चों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अपने खुद के बच्चे को खो चुकी लूबा के अंदर की ममता जाग उठी। उन्होंने मौत के डर की परवाह किए बिना उन सभी बच्चों को अपने बैरक में छिपा लिया। वह हर सुबह अपनी जान पर खेलकर नाजियों की रसोई से उन बच्चों के लिए खाना चुराती, उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करती और रात के अंधेरे में उन्हें लोरियां सुनाकर सुलाती। जब एक नाजी अफसर को इसका पता चला, तो उसने लूबा को बुरी तरह पीटा। लेकिन लूबा ने उससे कहा कि तुम भी एक पिता हो, इन मासूम बच्चों को क्यों मारना चाहते हो। लूबा की हिम्मत के आगे उस क्रूर अफसर को भी झुकना पड़ा और उसने बच्चों के लिए थोड़े से राशन की अनुमति दे दी। लूबा ने उन 54 बच्चों में से 52 बच्चों को उस नरक जैसी जगह में भी जिंदा बचा लिया। युद्ध खत्म होने के बाद वे सभी बच्चे सुरक्षित अपने घरों को लौट गए और बाद में अपनी अपनी जिंदगी में बहुत सफल हुए। सालों बाद जब उन बच्चों ने, जो अब बूढ़े हो चुके थे, अपनी इस मां को ढूंढा और उनके सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया, तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। लूबा ने साबित कर दिया कि दुनिया के सबसे गहरे और काले नरक में भी एक मां का प्यार जीवन की रोशनी फैला सकता है। हमारा एक छोटा सा प्रयास, करुणा का एक छोटा सा कतरा, मानवता के महासागर को सूखने से बचा सकता है। इसी तरह की करुणा और समझदारी की जरूरत हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, यहां तक कि छोटे बच्चे भी, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसी किताब में एक कहानी है टायलर करी की, जो एक स्कूल टीचर थे। उनकी क्लास में रोमेल नाम का एक 10 साल का बच्चा था जो चौथी क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। स्कूल के बाकी टीचर्स ने मान लिया था कि रोमेल कभी नहीं पढ़ पाएगा। वह एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा चुपचाप पीछे बैठा रहता और अपनी किताबों में अजीबोगरीब निंजा और सुपर हीरो की तस्वीरें बनाता रहता। टायलर ने पहले तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि जब भी वह क्लास में हैरी पॉटर या हॉबिट जैसी कहानियां पढ़कर सुनाते हैं, तो रोमेल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वह कहानियों को बहुत ध्यान से सुनता था। टायलर समझ गए कि यह बच्चा बेवकूफ नहीं है, बल्कि इसे पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए।
टायलर ने अपनी सारी छुट्टियां और अपना खाली समय रोमेल को पढ़ाने में लगा दिया। उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया। उन्होंने रोमेल को अक्षरों को उसके बनाए गए सुपर हीरो और कार्टून किरदारों से जोड़कर पढ़ना सिखाया। टायलर ने उस बच्चे को हार मानने नहीं दिया। कई महीनों की कड़ी मेहनत, प्यार और धैर्य के बाद रोमेल ने आखिरकार पढ़ना सीख लिया। जिस बच्चे को सबने नाकाबिल मान लिया था, उसने अपनी मेहनत और एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन से अक्षरों की दुनिया पर जीत हासिल कर ली। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम किसी इंसान पर सच्चा विश्वास दिखाएं और उसे सही दिशा दें, तो वह अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है। दोस्तों, इस किताब आत्मा के बीज की ये सारी कहानियां हमें जीवन का एक बहुत ही गहरा फलसफा समझाती हैं। चाहे किनिवाटा द्वीप का जॉनी लिंगो हो जिसने अपनी पत्नी को आत्मसम्मान का तोहफा दिया, या जॉन बेकर जिसने मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी बच्चों को दौड़ना सिखाया। चाहे सिस्टर एंटोनिया हो जिन्होंने अपना आलीशान घर छोड़कर जेल को अपना मंदिर बनाया, या फिर साराजेवो का वह सेलो वादक जिसने बमों के धमाकों को संगीत से शांत करने की कोशिश की। ये सभी लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे। ये हमारे और आपके जैसे ही आम इंसान थे। लेकिन इनकी आत्मा के अंदर जो बीज था, वह प्रेम, करुणा, साहस और अटूट विश्वास का बीज था। जब इन पर मुश्किलों की आंधी आई, तो ये टूटे नहीं, बल्कि ये उस आंधी में एक मजबूत पेड़ बनकर उभरे और दूसरों को भी छाया दी। हमारी जिंदगी में भी परेशानियां आती हैं। कई बार हम आर्थिक तंगी से जूझते हैं, कई बार बीमारियां हमें घेर लेती हैं, और कई बार हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, समस्या यह नहीं है कि हमारे जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, बल्कि असल बात यह है कि हम उन मुश्किलों का सामना किस नजरिए से करते हैं। क्या हम रोते हुए घुटने टेक देते हैं, या फिर हम लूबा गर्कैक और एंटोनियो सी की तरह सीना तानकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूं। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, और इसमें आने वाले कांटे सिर्फ हमें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि हमें और मजबूती से आगे बढ़ना है। किसी की बात को सच्चे मन से सुनना, किसी गिरते हुए को सहारा देना, और अपने दर्द को भूलकर किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही तो इंसान होने का असली मतलब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इन दिल छू लेने वाली कहानियों ने आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और एक नया जज्बा जरूर पैदा किया होगा। अगर आपको कभी भी लगे कि आप अकेले हैं या आपकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, तो बस एक बार इन कहानियों को याद कर लीजिएगा। आपको अपने अंदर ही हर सवाल का जवाब और हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आत्मा के इन बीजों को प्यार और उम्मीद के पानी से सींचते रहिए, ताकि कल यह एक ऐसा पेड़ बन सके जो पूरी दुनिया को अपनी अच्छाई की छाव दे सके। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और जिंदगी की हर चुनौती का डटकर सामना कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते।